बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम। हम कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में अगर कोई बंदा लैंड रेवेन्यू नहीं देता तो उसका हमने क्या करना है। यहाँ से ना लैंड रेवेन्यू की एक थानेदारी स्टार्ट हो रही है। थानेदारी मीन जिस तरह हम समझते हैं कि थाने में बंदे को बंद किया जाता है और बंदे को सिक्योरिटी पे या गारंटी पे या ज़मानत पे जो है वो रिहा किया जाता है और उसको कितनी देर थाने में रखा जाता है, फिर अदालत में पेश किया जाता है, फिर जेल भेजा जाता है। ये सारे मामलात रेवेन्यू के अंदर भी होंगे। जो बंदा लैंड रेवेन्यू नहीं देगा उसके साथ भी यही कुछ होने वाला है। तो जी पहले ओवरव्यू देखते हैं। नंबर 74। ओवरव्यू से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें और तमाम दोस्तों तक इसको शेयर करें जो लोग तहसीलदार की पेपर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ सारी जो है साबका वीडियोस भी मौजूद हैं। नंबर 74 है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखें, इन केस ऑफ एनी होल्डिंग, जो भी मलकियत है, जमीन है, द होल्डिंग एंड इट्स लैंड ओनर, जमीन ने पे करना है। यानी जमीन कैसे पे करेगी? थ्रू लैंड ओनर। या तो लैंड ओनर पे करेगा या उसने जमीन से कमा कर पे करना, जैसे भी इन दो लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, होल्डिंग या फिर लैंड ओनर shall be liable for the payment of land revenue thereon, and if there be joint land owners, अगर एक जमीन का कोई कता है, एक से ज्यादा उसके मालकान हैं, तो वो सारे लोग अपने हिस्से के मुताबिक पे करेंगे। ठीक है, द होल्डिंग एंड ऑल द लैंड ओनर्स jointly and severally shall be liable for the payment of the land revenue। देखें, ये बात कानूनी तौर पे यहाँ पे समझ लें कि लैंड रेवेन्यू, जमीन से जो टैक्स हम कहते हैं जिसको, वो पे होना है हर सूरत। उसमें कोई माफी नहीं है। आपकी फसल कम हो रही है, आपकी फसल ज्यादा हो रही है, आपको कोई लॉस हो गया या आपको तो कोई प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो ड्यू लैंड रेवेन्यू है ना, वो आपने पे करना है। अगर आप नहीं पे करते तो वो आपका एरियर बन जाता है, बकाया जात आपको डिफाल्टर करार दे दिया जाता है अगर आप एरियर नहीं देते। और फिर आगे वाला प्रोसेस आपसे वो रिकवर कैसे करना है वो भी हमने देखना है। यहां पे ये बात कानूनी तौर पे समझ लें कि लैंड रेवेन्यू माफ नहीं होना। लैंड रेवेन्यू किसी भी सूरत जो है वो माफ नहीं होगा। ठीक है, तो 75 सिक्योरिटी है कि आपने जो लैंड रेवेन्यू देना है, गवर्नमेंट ने उसको सिक्योर किया हुआ है कि आप हर सूरत, आप जो भी अपनी प्रोडक्शन उठाते हैं उससे सबसे पहले लैंड रेवेन्यू काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर्स हैं इसको रेगुलेट करने के, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेगुलेट करना है पेमेंट का मोड वगैरह या जो भी। उसके बाद है कलेक्शन और एमिशन या सस्पेंशन, ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने करना है। उसके बाद कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर, एरियर की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कौन देखें, इसके अकॉर्डिंग मैं अभी बात कर रहा था, ये भी हमने पढ़ना है कि उसको एज एरियर हमने रिकवर करना है। सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस, जो आपने एरियर देना है तो उसका एविडेंस आपके पास क्या होगा। उसके बाद है प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स। तो ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, 8 स्टेप्स हैं जी टोटल। इनमें हमने एरियर को जो है वो रिकवर करना है। पहला होगा डिमांड ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, भाई उसको नोटिस भेजना भी आके ये अपना रेवेन्यू दें। दूसरा है उसका अरेस्ट, इसका सारा तरीकाकार बताया गया होगा। उसके बाद डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी क्रॉप्स वगैरह को भी सेल करके हम रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग, उसकी जमीन को आर्जी तौर पे किसी और के हवाले किया जा सकता है और उससे फिर लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद है, अच्छा इसका सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। उसके बाद है जी अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। अटैचमेंट सरकार अपने खाते में या अपने जेरे निगरानी भी उसको काश्त करवा कर वहां से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अनलमेंट है। अच्छा चलें, ये सारी चीजें हम देखते हैं अभी। नंबर 1 है
इसको मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखें, आपने लैंड रेवेन्यू पे करना है, अगर आप जिम्मेदार हैं या फिर अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं तो आपने लेना है। ये बात तसल्ली से समझी जाने के काबिल है कि लैंड रेवेन्यू वो वाली अमाउंट होगी, आपने जब भी कोई फसल उठानी है या कुछ भी बेचना है, तो जो पहली अदायगी होगी ना, पहली अदायगी वो लैंड रेवेन्यू की होगी अगर आप पे मौजूद है। अब अगर ड्यू है और आपने पे नहीं किया हुआ। दूसरी चीज, सेव विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ कलेक्टर। अगर आपको कलेक्टर साहब ने कोई इजाजत दी है कि ठीक है जी 2 साल में दे दें, साल में दे दें, या इस तरह का कोई मामला है, अदरवाइज रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रोड्यूस हो गई, कुछ भी हो, आप शैल नॉट बी लायबल टू बी टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। और कुछ भी, बेशक ये आप ले आए ना कोई अदालत का कागज किसी भी कोर्ट से, अनटिल द रेवेन्यू चार्जेबल अगेंस्ट द रेंट। आप अदालत से ले आएंगे जी इस जमीन का रेंट मैंने वसूल करना है, इसका प्रॉफिट मैंने लेना है, यहाँ पे काश्त मैंने करनी है, और उस जमीन पर अगर ड्यू कोई चार्जेबल टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, तो वो आपने पहले पे करना है। ठीक है, इस तरह इसको सिक्योर कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने इसको सिक्योर कर दिया। 76 देखते हैं, ऑर्डर्स टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखें, लैंड रेवेन्यू की पेमेंट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, हर चीज अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन देखिए, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फिक्स द नंबर एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सारा कुछ तय हो चुका हो या ऑलरेडी चल रहा हो, फिर भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो तरीकाकार, प्लेस, इंस्टॉलमेंट का नंबर वगैरह या उसकी अमाउंट में फिक्स कर सकती है। ठीक है, नंबर 2 पे, अनटिल द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई नई हिदायत नहीं देता, तो ये एक्ट का भी यहां लिख दिया कि अगर एक्ट भी अभी नहीं आया था, तो एक्ट से पहले जिस तरह का तरीकाकार चल रहा था या जो डायरेक्शंस अब अभी आई हैं, जब तक ये नहीं आई थी तब तक, या जब तक नई डायरेक्शंस नहीं आती, पुरानी डायरेक्शंस के मुताबिक, पुराने कानून के मुताबिक जिस तरह से इंस्टॉलमेंट पे हो रही थी, जहां पे हो रही थी, जितनी जितनी हो रही थी, वैसे ही होंगी। ठीक है, यानी अनटिल द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदरवाइज डायरेक्ट्स, लैंड रेवेन्यू शैल बी पेएबल बाय द इंस्टॉलमेंट at the time and places and in the manner by, at and in which it is payable immediately before याद रखें the commencement of this act। इस एक्ट से पहले जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। नंबर 77 है, रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। देखें, इसकी कलेक्शन के लिए, रिमिशन के लिए और सस्पेंशन के लिए। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कर सकता है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो रूल बना सकता है। कौन से? जो नॉट कंसिस्टेंट होंगे, जो इस एक्ट की किसी भी शेक के मुनाफी नहीं होंगे। ठीक है, कलेक्शन, रिमिशन, सस्पेंशन या कुछ भी हो, नए रूल बन सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के मुनाफी नहीं होंगे। 78 सेक्शन देखते हैं, कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर। The cost of any process issued under this chapter, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कोई भी कॉस्ट का जो इशू किया गया है नोटिस, shall be recoverable as part of the area। ये नहीं है कि आपसे कहा गया कि जी आप जनाब 40 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर दे दें, आपने वो नहीं दिया तो वो खत्म हो गया। वो एज पार्ट ऑफ एरियर लिया जाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में बात किया है कि ये माफ किसी सूरत नहीं होगा। ठीक है, 79 देखिए, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर। एक सर्टिफाइड अकाउंट स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का जो बकाया जात हैं उसका प्रूफ जो है वो एक अकाउंट स्टेटमेंट होगी, जो लैंड रेवेन्यू जो ऑफिसर हैं उनकी तरफ से सर्टिफाइड होगी, ऑफ इट्स अमाउंट एंड ऑफ द पर्सन हु इज डिफॉल्टर, उसकी तरफ से जो आएगी। अब बात स्टार्ट होने लगी है जी थानेदारी की, कि प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स। कोई बंदा बकाया जा दे ही नहीं रहा तो उसके लिए 8 स्टेप्स हैं जी। नंबर 1 पे
subject to the other provisions of this act, an area of land revenue may be recovered by any one or more of the following process. अगर पहले पे उसने दे दिया ठीक है, नहीं तो दूसरा भी लगेगा, फिर दो लगे, नहीं तो फिर तीसरा, चौथा, जिस पे भी फिट आएगा, पहले दो के बाद ही नहीं हो सकता, पहले में ही वो पैसे दे दे या दूसरे में दे दे या कोई और लगाना पड़े। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन के लिहाज से कलेक्टर साहब समझेंगे कि ये ठीक है, तो वो तरीकाकार लगा के पैसे रिकवर किए जाएंगे। नंबर ए, पहला पहला देखिए, पहली क्लास के, बाई सर्विस ऑफ ए नोटिस ऑफ डिमांड ऑन द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर को नोटिस डिमांड भेज दिया जाए। नंबर दो, अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसको अरेस्ट किया और उसको डिटेंशन में रखा, ऑफ हिज पर्सन अंडर सेक्शन, ये आगे सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स, ये 83 में बताया जाएगा। फिर उसके बाद बाय ट्रांसफर, सेक्शन 84 में बताया जाएगा, जमीन को ट्रांसफर करना किसी और को। उसके बाद है जी अटैचमेंट, कुर्क कर ली गई, सरकारी खाते में चली गई जमीन कुछ वक्त के लिए। उसके बाद अनलमेंट, जो असेसमेंट हुई उसको अनल कर दिया जाए। ठीक है, उस बंदे के नाम असेसमेंट जो हुई उसको अनल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय सेल ऑफ दैट होल्डिंग अंडर सेक्शन 88, उसकी सेल कर देनी, बाकी जो पैसे अजाफी होंगे उसको उसके खाते में आ जाएंगे। बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर, बाकी जो उसकी और जमीन होगी, कोई जगह, कोई प्लॉट या जो भी है, जिस भी तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसकी होगी, उसके ऊपर प्रोसीडिंग करके वहां से रिकवर किया जाएगा। तो पहला देखते हैं 81, नोटिस ऑफ डिमांड। अ नोटिस ऑफ डिमांड मे बी इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन or after the date following that on which an area of land revenue accrues। देखें, उसने ड्यू टाइम पे पीरियड के अंदर पैसे नहीं दिए, फिर उसको एरियर बना के एक नोटिस दिया गया, नहीं दिया, जब वो एरियर जमा हो गए, जब वो बकाया अक्रूज कर गया, तो फिर एक नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाएगा। ठीक है, नोटिस ऑफ डिमांड। अगर नोटिस ऑफ डिमांड पे भी उसने पैसे नहीं दिए तो अगला स्टेप 82 क्या है, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ डिफॉल्टर, डिफॉल्टर को अरेस्ट करके डिटेन करना है। इफ, नंबर 1 में क्या है, इफ आफ्टर लैप्स ऑफ 20 डेज, 20 दिन इस नोटिस के बाद गुजर गए, ये वाला जो नोटिस दिया ना आपने, 20 दिन इसके बाद गुजर गए, 20 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 81, ये ऑन अ डिफॉल्टर, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज ड्यू फ्रॉम हिम और एनी पार्ट देयर ऑफ, थोड़े बहुत बचे हुए हैं या सारा ही उसने एरियर नहीं दिया, रिमेन अनपेड, रह गया, तो a revenue officer may issue a warrant directing an officer named therein, बताना है कि फलां बंदा इसको पकड़ के ले आए। ठीक है, और द पर्सन हु फर्निशेस सिक्योरिटी, या फिर उस बंदे को ले आओ जिसने इसकी सिक्योरिटी दी थी, आगे सिक्योरिटी की बात भी होगी। ठीक है, ए क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 8 एंड ब्रिंग हिम बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर, ये 2 सबसेक्शन ओमिट कर दी गई है। अच्छा 3 देखिए, when the defaulter is brought before the revenue officer, the revenue officer, जब उसके पास बंदा लाया गया, may cause him to be taken before the collector, या तो वो फौरन ही कलेक्टर साहब के पास ले जाएगा, और may keep him under personal restraint, या फिर अपने पास रखेगा 10 डेज तक, इससे ज्यादा नहीं वो रख सकता। ठीक है, एंड देन, और फिर if the arrear is still unpaid, cause him to be taken before the collector। देखें, 2 तरीकाकार बता दिए गए हैं कि या तो वो उसको बुला के अरेस्ट करवा के अपने पास रखे, या फिर कलेक्टर साहब के पास ले जाए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा ये देखते हैं। वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर कीपिंग अ डिफॉल्टर, जब रेवेन्यू ऑफिसर ऐसा होगा जिसने अपने पास उस बंदे को रखा हुआ है, इज एन असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड सेकंड, अगर सेकंड ग्रेड का है, ही शैल विदाउट डिले, फौरन से रिपोर्ट करेगा इस एक्शन का कि मैंने बंदा पकड़ लिया, टू द कलेक्टर, अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड है। ठीक है, इफ द पीरियड ऑफ सच रिस्ट्रेन 24 आवर से ज्यादा नहीं वो रख सकता इसको। ठीक है, और अगर देखिए व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट, ये तो हो गया ना असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 ग्रेड, अब ग्रेड फर्स्ट का देखिए, व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द कलेक्टर
ये तो डायरेक्ट कलेक्टर के पास चला गया। द कलेक्टर मे इशू एन ऑर्डर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल जेल, सिविल जेल को लिखेगा वो, डायरेक्टिंग हिम कन्फाइन द डिफॉल्टर इन जेल, उसको कहे कि भाई इस बंदे को जेल में डाल दें, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर पास किया है कलेक्टर साहब ने, उससे 1 महीने तक उसको जेल में रखा जा सकता है। नंबर 6 देखिए सबसेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट अ डिफॉल्टर हु इज अ फीमेल, अ माइनर और अ लुनेटिक और एन इडियट। देखें, फीमेल को नहीं अरेस्ट किया जा सकता, बच्चे को नहीं किया जा सकता, या फिर जो कोई माजूर है दिमागी तौर पे उसको भी नहीं अरेस्ट किया जा सकता। नंबर 7 देखिए सबसेक्शन, अ वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अगेंस्ट अ डिफॉल्टर अंडर सबसेक्शन, ये ऊपर जो वारंट आया, शेल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, वो नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा, इफ, देखिए जरा, द अरेस्ट द एरियर्स ड्यू फ्रॉम हिम आर पेड और द डिफॉल्टर फर्निशेस सिक्योरिटी, या तो वो फौरन से जो है वो जैसे वो बुलाते हैं उसको, वो फौरन से पैसे दे देता है, या फिर वो अपनी कुछ सिक्योरिटी दे देता है, कोई चीज बतौर सिक्योरिटी वो रख देता है कि जी ये रख लें तो मैं पैसे दे के ये ले लूंगा, ठीक है, फिर उसको नहीं जो है पकड़ा जा सकता, ठीक है। अच्छा, 8 सबसेक्शन देखते हैं, एनी डिफॉल्टर हु अंडर सबसेक्शन 3, यहां पे ये सबसेक्शन 3 देखिए, ये जब उसको लाया गया, any defaulter who under subsection 3 is being kept under personal restraint, अगर किसी की पर्सनल रेस्ट्रेंट यानी कैद ही समझ लें इसको आप, और अंडर सबसेक्शन 5 या 5 के तहत वो उसको लाया गया, जेल में डाला गया, या वो पर्सनल रेस्ट्रेंट में है या जेल में है, दोनों मामलात में शेल फोर्थ विद बी सेट एट लिबर्टी, उसको फौरन छोड़ दिया जाएगा। क्यों? वही दो चीजें, या तो पे कर दे या फिर सिक्योरिटी दे दे। देखें, जब आप उसको लेके आए हैं, उसको प्रॉपरली अभी अरेस्ट नहीं किया गया, तब भी अगर वो पे कर दे या फिर सिक्योरिटी के तौर पे कुछ दे दे तो आपने छोड़ देना, या फिर अगर वो जेल में चला गया है तो फिर भी अगर वो पे कर दे किसी भी वक्त, ठीक है, एनी टाइम वो पे कर दे, अरेस्ट वहां पे जेल में जाने के बाद, या फिर कोई सिक्योरिटी दे दे। अब सिक्योरिटी का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो देखिए, पहली चीज, ऑन द एरियर्स ड्यू फ्रॉम सच डिफॉल्टर बीइंग पेड, और या फिर ऑन द डिफॉल्टर फर्निशिंग टू द रेवेन्यू ऑफिसर ऑर्डरिंग हिज अरेस्ट, जिसने अरेस्ट करवाया था उसको, जिस रेवेन्यू अफसर ने या फिर कलेक्टर ने अगर करवाया था, सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कलेक्टर, दोनों में से किसी को उसने सिक्योरिटी पर राजी करना है, एज द केस में भी, जिसके पास भी ये केस है, फॉर द पेमेंट ऑफ द एरियर्स ड्यू फ्रॉम हिम। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल तो हो गई कोई लैंड वगैरह, मूवेबल प्रॉपर्टी कोई क्रॉप्स वगैरह हो सकती है। एट एनी टाइम आफ्टर एन एरियर ऑफ लैंड हैज एक्रूड, जब ये लैंड रेवेन्यू जमा हो गया, द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स ऑफ द डिफॉल्टर मे बी डिटेन्ड एंड सोल्ड बाय ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू अफसर के हुक्म से उसकी जमीन जो अभी उस पे जो क्रॉप्स हैं, उसको अगर अनकट है या अनगैदर्ड है, उसको डिटेन रखा जाएगा, उसको जो है वो अपने कब्जे में लिया जाएगा और उसको बाद में सेल किया जाएगा जब वो पक जाएगी, ठीक है, तो उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। नंबर 2 इस प्रोसेस का देखिए, सबसेक्शन 2 है, द डिस्ट्रेस एंड सेल शेल बी कंडक्टेड, किस तरह से होगा? एज नियरली एज मे बी इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग, अगर उस वक्त कानून में कोई चीज दर्ज है कि इस तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन इसमें क्या है, एक्सेप्शन देखिए, इन एडिशन टू द पार्टिकुलर्स एग्जेम्प्टेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, अगर इन फोर्स फ्रॉम लायबिलिटी से, अगर उसका कोई चीज जो है वो कानूनी तौर पे एग्जेम्प्टेड है सेल के लिहाज से, तो फिर भी, या फिर अगली बात, सो मच ऑफ द प्रोड्यूस, जितनी फसल आई है ऑफ द लैंड ऑफ द डिफॉल्टर एज द कलेक्टर थिंक्स नेसेसरली फॉर सीड ग्रेन एंड फॉर द subsistence
until the harvest next following of the defaulter and his family and of any cattle exempted by that law shall be exempted from sale under this section। वो कह रहा है कि जब ये इकट्ठा किया जाएगा लैंड रेवेन्यू तो जनाबे वाला उसके अगले सीजन के लिए बीज की रकम, उसके फैमिली के लिए और उसके मवेशियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा जाएगा। ये सिंपथी की प्रोविजन है कि सारा ही नहीं आपने इकट्ठा करके लेके आना, कुछ ना कुछ छोड़ दें कि उसके घर के या जमीन के बाकी मामला जो हैं वो चलते रहें। आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। At any time after an area of land has accrued on a holding, जब लैंड रेवेन्यू जमा हो गया है, the collector may transfer the holding to any person being a landowner of the state in which such holding is situated। वो उसी पास की स्टेट में जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं कलेक्टर साहब वो डिफॉल्टर की जमीन को, which in which such holding is situated and किसको ट्रांसफर होगी, नॉट बीइंग अ डिफॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन होल्डिंग। ये ना हो कि जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो खुद जो है वो डिफॉल्टर निकल आए। ऑन कंडीशन ऑफ हिज पेइंग द एरियर बिफोर बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द होल्डिंग, तो वो बंदा पहले गवर्नमेंट को एरियर पे करेगा, फिर जमीन उसको जाएगी, वो काश्त करेगा। आगे प्रोसेस देखते हैं। एंड ऑन सच फर्दर कंडीशन एज द कलेक्टर में डीम फिट, और बाकी अगर कोई कंडीशन लगानी, कोई सिक्योरिटी लेना चाहते हैं कलेक्टर साहब तो वो भी ले सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन इसमें क्या है कि नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अंडर दिस सबसेक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ होल्डिंग अनलेस द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन क्लास बी एंड सी ऑफ सेक्शन 80 हैव फर्स्ट बिन टेकन अगेंस्ट द लैंड ओनर। देखें उन्होंने पहला था ना 80 का कि नोटिस भेजें, दूसरा था अरेस्ट करना। उन्होंने कहा कि ये जमीन ट्रांसफर तब तक नहीं करनी जब तक आपने वो दो स्टेप नहीं कर लिए। वो दो स्टेप कौन से थे, वही नोटिस भेजने वाले और दूसरा कौन सा था, अरेस्ट करने वाला। नंबर 2 सबसेक्शन देखिए, द ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर करना है, मे एज द कलेक्टर थिंक्स फिट, जिस तरह कलेक्टर साहब समझें ठीक, बी इधर टिल द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, या तो ज़राई साल जो है उसके एंड तक होगा, इन विच द डिफॉल्टर पेज टू द ट्रांसफरी। ये जो डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर ने ट्रांसफरी को पे करनी है वो अमाउंट जो उसने, ये देखिए जरा, जो उसने गवर्नमेंट को पे करके, ये पे करके उसने जमीन ली हुई है, तो डिफॉल्टर ने ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कहते हैं जिसको जमीन ट्रांसफर हुई है, इसने उसको वो पैसे दे के, या तो एग्रीकल्चर ईयर सारा साल गुजरेगा, वो फसल आएगी, फसल से उसका टैक्स काटा जाएगा और बाकी पैसे उसको दे के फिर जमीन भी हवाले कर दी जाएगी, या फिर अगर वो पहले पैसे दे देता है ट्रांसफरी को तो जमीन उसको वापस दे दी जाएगी। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एरियर विच द ट्रांसफरी पेड बिफोर बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द होल्डिंग, और या फिर अगर बहुत ज्यादा एरियर जमा हो गए हैं, और फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 ईयर, तो 15 साल तक भी कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर से स्टार्ट करके 15 साल तक भी ये जमीन ट्रांसफर की जा सकती है किसी को। नंबर 3 देखिए, द कलेक्टर शैल रिपोर्ट टू द कमिश्नर, भाई ये ट्रांसफर हमने मेक किया है, ठीक है, ट्रांसफर मेड बाय हिम अंडर दिस सेक्शन, एंड द कमिश्नर जनाब मे सेट असाइड, वो इस फैसले को खत्म भी कर सकते हैं या फिर अल्टर द कंडीशंस देयर ऑफ, या फिर उसकी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, और पास सच ऑर्डर अदर ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट, या फिर कोई और ऑर्डर भी पास कर सकते हैं जैसा वो मुनासिब समझें। नंबर 4 सबसेक्शन देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइजिंग अंडर दिस एक्ट, जो भी जिम्मेदारियां या राइट्स इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, द पर्सन टू होम द होल्डिंग इज ट्रांसफर्ड, जमीन जिसको ट्रांसफर हो रही है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर हो गई है, stand in the same position as that in which the defaulter would have stood if the holding had not been transferred। देखें ये सादा बात है कि भाई जिसको जमीन गई है, इस पूरे एक्ट में जो जो चीजें, जो जो जिम्मेदारियां
लैंड ओनर पे लगती हैं तो ट्रांसफर जिसको हुई है सारी की सारी जिम्मेदारियां उस पे लग जाएंगी। जहां जहां जो जो उसने पे करना था, जो जो चीजें थी उसी तरह। ये नहीं कि भाई ट्रांसफर ही कहे कि जी ये तो ठीक है तो बाकी वाला मैंने नहीं देना। जो उसके ऊपर लगता होगा सारे का सारा फिर उसी ने देना जिसके पास जमीन आ गई है, क्योंकि सारे राइट्स उसके पास आ गए ना। नंबर 5 देखिए सबसेक्शन द व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर अ टर्म, जब एक खास मुद्दत के लिए ट्रांसफर होगा, द होल्डिंग शेल ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, जो होल्डिंग होगी जैसे ही टर्म एक्सपायर होगी, ज़ाहिर अगर 2 साल 4 साल के लिए या एक सीजन के लिए दिया गया, वो ऑटोमेटिकली बी स्टोर्ड बाय द कलेक्टर टू द डिफॉल्टर। वो टर्म खत्म होने के बाद कलेक्टर साहब खुद ही उसको रिस्टोर कर देंगे डिफॉल्टर के नाम पे, उसको फ्री ऑफ एनी क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो पैसे उसने रिकवर कर लिए होंगे, ट्रांसफरी ने जो पैसे दे के गवर्नमेंट को उसने जमीन हासिल की थी, तो फिर कौन सा क्लेम रह गया और कौन सा एरियर रह गया, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर जमीन सिंपल सादा तरीके से उसको वापस आ जाएगी। गवर्नमेंट और द ट्रांसफरी फॉर एनी एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू और रेट्स एंड सक्सेस ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, जो भी चीजें थी वो अब यहां पे क्लेम नहीं होंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकवर हो चुकी होंगी, क्योंकि ये था ही तरीका रिकवर करने के लिए। आगे देखते हैं कि अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, इसको कुर्की वगैरह भी कहते हैं, कि सरकार किसी जमीन को अपने डायरेक्ट निगरानी में ले लेती है। उसमें सरकारी बंदा भी वहां पे रखा जा सकता है या किसी को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली सरकारी ही होगा, क्योंकि अगर अपॉइंट करना है तो वो तो ये ऊपर इसमें आ जाएगा ना ट्रांसफर में। अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, द कलेक्टर में इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग अंडर सेक्शन 84, ऊपर तो ट्रांसफर का 84 बता दिया गया, उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब जो है ट्रांसफर की बजाय किसी होल्डिंग को जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज अक्रूड, जिसका बहुत सारा लैंड रेवेन्यू जमा हो चुका है, cause such holding to be attached and taken under his own management, अपनी मैनेजमेंट के अंडर उसको ले सकते हैं, और या फिर that of an agent appointed by him for that purpose, या अपनी तरफ से कोई नुमाइंदा भी वहां पे रख सकते हैं कि भाई इस जमीन को काश्त किया जाए क्योंकि यहां से हमने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। नंबर 2 सबसेक्शन ऑफ 85 देखिए, द कलेक्टर और द एजेंट शेल बी बाउंड बाय ऑल द एंगेजमेंट्स which existed between the defaulter and his tenants, वो जहां पे वो जो काम करने वाले लोग हैं, मजार दूसरे हैं, किसान हैं जो रखे हुए वहां पे, डिफॉल्टर की जो जो जिम्मेदारियां थी उनको जो जो पे करने का या जैसे जैसे पे करने का या जो जो प्रोविजंस का, वो सारी जिम्मेदारियां ये कलेक्टर साहब या इनका जो भी बंदा होगा शेल बी बाउंड, सारी चीजों के साथ ये बाउंड हो जाएंगे, इफ एनी अगर होंगी, and shall be entitled to manage the land and to receive all the rents and profits। जाहिर है जब जिम्मेदारियां इनके खाते में आ गई हैं और बाकी जो ये रिसीव भी करेंगे रेंट या प्रॉफिट जो भी कहीं से आना होगा, तो फिर जाहिर है इनको आना, टू द एक्सक्लूजन ऑफ द डिफॉल्टर, सॉरी। अच्छा यहां पे है मैनेज द लैंड एंड टू रिसीव ऑल रेंट्स एंड प्रॉफिट्स accruing देयर फ्रॉम टू द एक्सक्लूजन ऑफ द डिफॉल्टर, सारी चीजें अब इनको जाएंगी। सॉरी, द एरियर हैज बीन सेटिस्फाइड, जब तक एरियर मुकम्मल नहीं हो जाते, और अनटिल द कलेक्टर रिस्टोर द लैंड टू द डिफॉल्टर, या फिर कलेक्टर साहब जो हैं वो रिस्टोर कर दें जमीन, तब तक सारी चीजें जो है वो उसी को जाएंगी जिसकी होल्डिंग में, जिसको ये अटैच हुई है। अच्छा नंबर 3 है ऑल सरप्लस प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड अटैच्ड बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड मैनेजमेंट। देखिए जितने भी प्रॉफिट या सरप्लस पैसे आ चुके हैं बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड मैनेजमेंट, जितनी कॉस्ट के लिए ये अटैच किया गया था और मैनेज करने पे जो कॉस्ट लगी है, जितना रेवेन्यू लेना था वो, और जो इसके ऊपर लागत आई है, इन दोनों को निकाल के बाकी जो सरप्लस बचता है वो देखिए, एंड द अमाउंट नेसेसरी टू मीट द करंट डिमांड फॉर द लैंड, या फिर मौजूदा जो जरूरत है जमीन की, कोई ट्यूबवेल चलाना है या जो भी है, लैंड रेवेन्यू
and rates and cesses shall be applied in discharge of the arrear. सारे जो भी प्रॉफिट आएंगे इन्हीं चीजों के लिए वो लगेंगे, ठीक है। नंबर 4 देखिए, लैंड शैल नॉट बी अटैच्ड फॉर द सेम एरियर फॉर अ लॉन्गर टर्म देन 5 years। जब ट्रांसफर की बात आई थी तो वहां पे 15 साल टेन्योर था ना, अब जब अटैचमेंट की बात आई है तो ये 5 साल के लिए सेम जमीन को अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग द डेट ऑफ द अटैचमेंट, बट इफ द एरियर इज सूनर डिस्चार्ज, और अगर 5 साल के लिए रखी थी और एरियर जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, जमा हो चुका है, द लैंड शेल बी रिलीज्ड, जमीन छोड़ दी जाएगी, एंड द सरप्लस रिसीव्ड, और जो अजाफी जो रकम आ चुकी है अगर आई है, जिस तरह ये ऊपर बात हुई थी कि ज़्यादा सरप्लस प्रॉफिट भी आता है, उससे ये सारी चीजें मैनेज होंगी और अंदाजन वो सारे पैसे रखे जाएंगे जो बाकी चीजें मैनेज करने के लिए जरूरी हैं। अगर फिर भी जमीन जब वापस गई है तो जो सरप्लस चीजें थी, इफ एनी अगर थी, मेड ओवर टू द लैंड ओनर, ठीक है, तो वो लैंड ओनर की होंगी। अजाफी चीज कोई भी सरकार या सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया नुमाइंदा अपने लिए नहीं रखेगा। चलें, ये काफी हो गया अनलमेंट, और उसके बाद सेल, और अगला एक प्रोसेस है उसको भी हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। देखें जी, तहसीलदार के लिए ये सारी सीरीज है, इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह ने जवाब।